बंद करो पैर छूना, आपसे आंख मिला के बात करो और अपने हक अधिकार को छीनो। मांगने से आपको सिर्फ भीख मिलेगी, अपने अधिकार छीनने पड़ेंगे। मैं तो आपको जगा सकता हूं, बाकी काम लड़ाई आपको लड़नी है। और मेरी अपील है, बस अगले 10 मिनट आप पे जितना भी इंपोर्टेंट फोन आ जाए, कुछ भी हो, उसे सबको छोड़ के आप 10 मिनट मुझे दें और सुने। और ये जो चहल पहल है इसको बंद कर दें, चाहे वो कोई नया कार्यकर्ता हो या पुराना, अनुशासन में रह के मदद कराए। ये जो आपने लगाया है ना, ये तथागत बुद्ध की मूर्ति है और फिर बराबर में बाबा साहब अम्बेडकर की भी मूर्ति है। मेरा बहुत कड़वा अनुभव, हम लोग गांव में सदगुरु रविदास जी की मूर्ति लगाते हैं, तथागत बुद्ध की लगाते हैं, बाबा साहब की लगाते हैं और महापुरुषों की लगाते हैं, लेकिन याद उनको कब करते हैं जब जयंती आती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी ये वास्तविकता में पूरी नहीं है। पहले तो इसको ढकने का इंतजाम करो। यहाँ की जो यूनिट है जिन्होंने लगाया ना, गांव के जिम्मेदार लोग, पहले इसको ढको। कोई पक्षी, कोई औरत, किस तरह की वो, इनके ये मूर्ति अपमानित ना हो। समझ रहे हो क्या करना है? सबसे पहले छत से ढकना है, चाहे स्टील का वो लगा दो, लेकिन खुली नहीं छोड़नी है। पहली बात, सिर्फ जयंती पे याद नहीं करना है कि बुद्ध जयंती जाओ जाके माला चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, बाबा साहब जयंती जाके माला फूल चढ़ा दो, नहीं। ये ही रास्ता है। तथागत बुद्ध ने कहा, अपो दीपक भव, अपना दीपक स्वयं बनो। हमारे लोग आज भी चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा पैदा हो जाए और आके आपका जीवन बदले। ऐसा कोई संभव थोड़ा ही है। जो व्यक्ति एक बार पैदा होकर दोबारा जन्म नहीं ले सकता। तथागत बुद्ध के बाद उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी और हमें जानवर से इंसान बनाने का प्रयास किया। उसके लिए उन्होंने बलिदान दिए। एक कैप वाले साहब, महान पुरुष, आपसे कह रहे, कम से कम 5 मिनट में अपमान मत कराओ अपना। देखो, इंसान और जानवरों में फर्क होता है, हम समझाते हैं। जानवर को 50 बार कह दो उसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है बेचारे। उसका एक ही काम है, खाना और उस खाने को पचाना। इंसान चीजों को समझता है, वो अच्छे बुरे को समझता है, दोस्त दुश्मन को समझता है, वो अपनी समस्याओं के हल के लिए प्रयास करता है। अब हम भारतीय संविधान आने के बाद हम इंसान बने हैं, थोड़े से हमें अधिकार मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आया है, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हम लोग अपनी तरक्की के रास्ते खोल पा रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी आजादी नहीं मिली। अभी भी भारत में 80% लोग साफ पानी नहीं पी पाते हैं, पौष्टिक भोजन नहीं खा पाते हैं, सबके सरों पे छत नहीं है, पक्की छत, सभी को बेहतर इलाज नहीं मिलता, सभी गरीब अपने सपने पूरे पढ़ाई अगर करना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में नहीं कर पा रहे हैं, सभी कमजोर वर्ग के लोग जो जीवन में सुविधाएं चाहते हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। और इसी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल मंत्र के रूप में हमें वोट का अधिकार दिया। उनका उद्देश्य ये था कि वोट के जरिए ये लोग अपनी ताकत बनाएंगे, शक्ति बनाएंगे, कानून बनाने की ताकत अपने हाथ में लेंगे और अपनी सरकार बना के अपनी तरक्की के रास्ते खोलेंगे। लेकिन अभी हमारे लोग वोट की वैल्यू नहीं समझे। वो पैसे में, किसी प्रलोभन पे, अवसर पे अपनी वोट दे देते हैं और बाद में 5 साल पछताते रहते हैं। एक दिन का गलत किया हुआ निर्णय 5 साल तक रोते रहते हैं। मैंने पुरुषों को इस मंच से उतार दिया, क्योंकि ये जो है ना, ये सामने ये हमारी ये महिला शक्ति, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत। एक पुरुष इन्हीं के शरीर का हिस्सा होता है। अगर महिलाएं नहीं होंगी, पुरुष हो जाएंगे? बताओ आप ईमानदारी से। क्यों बाबा, गलत है क्या? अगर महिला नहीं होगी तो पुरुष जन्म ले लेगा क्या? नहीं ले सकता ना। लेकिन जैसा पुराने सिद्धांत, पुरानी व्यवस्था ने बनाया कि महिला पैर की जूती है, 2 दर्जे की नागरिक है, आज भी हम उसको ढो रहे हैं। क्यों भाई, मंच पे महिलाएं क्यों नहीं बैठ सकती? सारे पुरुष ही क्यों बैठेंगे? हमें उस व्यवस्था को चेंज करना है। चेंज करने का मतलब ये नहीं कि वो लोग चले गए हम लोग आके बैठ जाएंगे।
हम ये समझते हैं कि महिलाओं की जो समस्या है उन पे ज्यादा बेहतर काम महिलाएं कर सकती हैं, तो हमें अपने मंच पे अपनी बहनों को, माओ को, बेटियों को जगह देनी चाहिए और उनको ताकतवर बनाना चाहिए। आज के दिन मेरा सिर्फ आपसे एक यही संदेश है कि जितनी ताकत से बेटे को मदद कराते हो ना, पढ़ाते हो लिखाते हो, उतनी ताकत से बेटी को भी पढ़ाओ लिखाओ, उसको मदद कराओ, उसको आगे बढ़ाओ। जो पैसा आप अपने घर में इकट्ठा करके रखते हो कि बेटी की शादी करनी है, फिर दहेज लोभियों को पैसा देते हो, गाड़ी देते हो, ये बंद करके ना, कर्जा लेके देते हो, ये बंद करके बेटी को उस पैसे से पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, टीचर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, उसको अपने पैरों पे खड़ा करो। फिर ये पैसे वाले लोग दहेजी जो है ना, जो दहेज मांगते हैं, ये उसके आगे पीछे घूमेंगे। उसको कमजोर मत बनाओ, उसको मोहताज मत बनाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा कि मैं किसी भी प्रदेश, देश और समाज की तरक्की का पैमाना उस प्रदेश, देश और समाज में रहने वाली महिलाओं को मानता हूं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप भी उनकी तरह उन्हीं की व्यवस्था पर चले जा रहे हैं। हमारा नौकरी कोई लगेगा तो उसे शादी में गाड़ी चाहिए, उसे सोने की अंगूठी चाहिए, उसे कैश चाहिए। और गरीब आदमी कहां से लाएगा सब चीजें? मकान बेचे, जमीन बेचे, क्या करे? इस तरह तो गरीब कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जो पैसा आप उसकी शादी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो पैसा ना इकट्ठा करके ना हमारी बहनों के ऊपर पढ़ाई में लगाइए। आप जैसे बेटे को चाहते ना नौकरी करे, उसी तरह इनको नौकरी करने वाला बनाइए। जब ये अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो कोई दहेज वाला ना, दहेज के चक्कर में इनकी हत्या ना करे, इनके ऊपर जो है वो गैस सिलेंडर से या फांसी लगा के ना मारे, आपकी बच्ची ना मर जाए। आप समाज बदलो। हमारी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं थी, व्यवस्था परिवर्तन की थी, जिसमें आज भी जाति धर्म की वजह से हम लोग गुलाम बने हुए हैं और हमारा शोषण होता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, दूसरों जैसे मत बनिए, अपने महापुरुषों के जो विचार हैं उन पर आगे बढ़िए। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे अपने जीवन में अथक प्रयास किए कि हमारे जीवन में बदलाव हो जाए। उनके 4 बच्चे कुर्बान हुए, क्या वो अपने बच्चों के लिए लड़ रहे थे? बताओ आप सब लोग, क्या बाबा साहब अपने बच्चों के लिए लड़ रहे थे? उन्होंने, उनकी पत्नी ने, जब उनका बेटा राजरतन बराबर पड़ा तो उनसे कहा कि आप तो कहते थे बाबा साहब अम्बेडकर राजरतन राज करेगा, ये तो मर गया है, इसका अंतिम संस्कार होगा। बाबा साहब कहे कि मुझे गोलमेज कॉन्फ्रेंस जाना है, एक बेटे की चिंता करूंगा तो आने वाली पीढ़ियों के करोड़ों बेटे जो हैं देश में गुलाम बन जाएंगे। मैं इसकी तरफ नहीं देखना चाहता। आपने क्या बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का आपने क्या योगदान दिया भाई? मैं तो अपने नौजवान साथियों को भी कह रहा हूं, अगर आपकी जेब में पैसा आ गया तो समाज थोड़ा बदल गया भाई। क्या जब जो लोग ताकतवर हो गए वो समाज का हाथ क्यों नहीं पकड़ना चाहते? वो क्यों एक गरीब परिवार को मदद नहीं करना चाहते? ये कौन सी क्या बदलाव हुआ है हमारे वर्ग में? हम भी तो सावंती हो गए। जो पैसा वाला हो गया वो समाज में बैठना ही नहीं चाहता है। देखो, मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूं, आप गलत ट्रैक पर चले गए, उसको बदलना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों ने क्या कहा? समता मूलक समाज बनाना। कैसे बनेगा? कमजोर और ताकतवर में कभी समझौते नहीं होते। पहले आप ताकतवर बने, अपने आप को खड़ा करें, मजबूत बनाएं। और मैं नौजवानों से अपील करूंगा भाई, एजुकेशन ही एक रास्ता है, बस खूब अच्छे से पढ़ाई करो, काबिलियत पैदा करो अपने अंदर, और उस काबिलियत के दम पे आगे आओ और अपना इतिहास खुद लिखो। किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, मोहताज मत बनो, अपनी ताकत बनाओ और अपनी ताकत के दम पे परिवर्तन करो। और मेरा चैलेंज है, मैं गरीब परिवार से आता हूं, आरक्षण व्यवस्था की वजह से मेरे पिताजी नौकरी लगे। मेरे पिताजी नौकरी लगे तो हम परिवार में 6 बहन भाई हैं, 3 बहनें 3 भाई। उन्होंने हम 6 के 6 को पढ़ाया और मैंने उनसे ये सीखा कि हर गरीब, हर कमजोर जब फैसला ले ले और तय कर ले और वो उस रास्ते पे निकल जाए तो उसको रास्ता बदलने की जरूरत नहीं, बस समय लगेगा, वो लोग सफल हो जाएंगे। मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं, नौजवान अपने आप को गुलाम ना समझे, कमजोर ना समझे, मोहताज ना समझे। वो फैसला ले, अपना संकल्प ले, अपना नियम बनाए, अपना सपना देखे, अपना गोल बनाए और सपने के लिए मेहनत करें। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं ना साहब, चलो एक सिंपल भाषा में समझाते हैं नौजवानों, चपरासी बनना चाहता है ना कोई, उसके लिए भी टेस्ट देना पड़ता है, पड़ता है नहीं पड़ता? बताओ। एक पुलिस का सिपाही बनना चाहे तो क्या 4-6 घंटे प्रयास नहीं करना पड़ता पढ़ने का? दौड़ भी लगानी पड़ती, समझ रहे हो? एक अधिकारी बनना चाहे, आईएएस आईपीएस, तो 16 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करनी चाहती है। और अगर मालिक बनना चाहे इस देश में तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा?
उनसे ज्यादा ना। अगर आईएएस आईपीएस को चलाने वाला बनना है तो फिर कितना ज्यादा काम करना पड़ेगा, उनसे ज्यादा है कम। सरकार ऐसे थोड़े बनेगी सर, मेहनत करनी पड़ेगी, घर से निकल के काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाके तैयार करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए उनको तैयार करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि वो अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करें। मैं आपसे भी अपील करता हूं, जितने नौजवान साथी हमें विश्वास रखते हैं, हाथ खड़ा करो। चलो, नौजवानों की बात कर रहा हूं, बुजुर्गों की नहीं, जो हम हमारे बराबर के, हमसे छोटे नौजवान। सर धन्यवाद। चलो वादा करो हमसे कि आज के बाद किसी के पैर नहीं छुएंगे, कोई हो चाहे। चलो वादा करो, माँ बाप के अलावा दोनों हाथ उठा के वादा करो, जो लोग हम में विश्वास करते हैं। नहीं छुएंगे किसी के पैर, छुएंगे तो अपनी माँ के, चाची के, दादी के, चाचा के, ताऊ के, किसी के और के आगे अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं झुकाएंगे किसी भी कीमत पर। बहनों से भी कह रहे हैं, तुम पैर छूते हो सम्मान के लिए, वो लोग समझते तुम कमजोर हो, समझ रहे हो? बंद करो पैर छूना, आंख से आंख मिला के बात करो और अपने हक अधिकार को छीनो। मांगने से आपको सिर्फ भीख मिलेगी, अपने अधिकार छीनने पड़ेंगे। मैं तो आपको जगा सकता हूं, बाकी काम लड़ाई आपको लड़नी है।